नाउ लेट अस स्टार्ट अप्लाइंग द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जितना भी हमने अभी पढ़ा है पिछले 3 वीडियोस में, उसको हम अपने क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। कैसे क्वेश्चंस आते हैं? तो क्वेश्चंस पूछने के लिए आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि यू आर गिवन 2 कंपाउंड्स, जैसे आपको 2 कंपाउंड दिए हैं FeCN होल 6 3 माइनस एंड यू आर गिवन FeH2O होल 4 3 प्लस। अगर आपको ये 2 पेयर ऑफ कंपाउंड्स दिए हैं जिनमें दोनों में सेंट्रल मेटल एटम आयरन है, बस लिगेंड अलग है, तो आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन पे अप्लाई करनी है। क्वेश्चन आता है कुछ ऐसे कि बाय यूजिंग और बाय अप्लाइंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड द नेचर ऑफ दिस कंपाउंड। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब अभी जब टेबल में सीखा था तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं N, वो निकालना, और दूसरा आपको नेचर बताना है, यानी मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है कि पैरामैग्नेटिक होंगे कि डाई। तो अब देखें इनको कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है, क्योंकि आपको थ्योरी समझ आ गई तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी फॉर अस। सेंट्रल मेटल एटम को ध्यान से देखें। अगर आप सेंट्रल मेटल एटम देखते हैं तो वो आयरन है, उसका एटॉमिक नंबर लिख लें। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, है ना, यानी 4s2 3d6 ये होता है। अब इन दोनों कंपाउंड्स में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट सोचें कि कितनी होगी, तो रफली कर लेते हैं। ये X है प्लस Cn -1 लिगेंड -1 चार्ज एक लिगेंड कैरी करता है, तो -1 × 6 इज इक्वल्स टू -3, तो X - 6 इज इक्वल्स टू -3, मतलब +3 आएगा, ठीक है। और यहाँ कैलकुलेट करें तो ये तो न्यूट्रल हो गया, 0 × 4 0, तो Fe इज इक्वल्स टू +3, यानी दोनों ही कंपाउंड्स में आयरन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो आप क्या करते थे, वीबीटी जैसी ही है ये स्टेप, जैसी वीबीटी में करते थे ना कि पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखना था, लिख लिया, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली, आयन लिख लिया कि Fe3+ आयन है दोनों कंपाउंड्स में, ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की 3 है। तो जब 3 है तो आप क्या करते थे, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर करते थे। तो 3 बाहर करेंगे तो क्या हो गया, 4s 0 हो गया, क्योंकि 2 यहाँ पहले, जैसे मैंने बताया था कि 4s में इलेक्ट्रॉन भरे भी पहले और निकालें भी पहले। तो आपने क्या करना है, यहाँ तो खत्म हो गए, कुछ नहीं बचा, और D से भी 1 जाएगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। सो 2 विल बी लॉस्ट फ्रॉम हियर एंड 1 विल बी लॉस्ट फ्रॉम हियर। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा D5। अब इस D5 को लेके आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। सो नाउ यू सी, आपके पास कंपाउंड नंबर A क्या है, FeCN होल 6 3 माइनस, और कंपाउंड नंबर B क्या है उसे मैं बाद में लिखती हूँ, पहले हम ये कर लेते हैं। मैंने जो आपको वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड का टेबल दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि NH3 अगर है, CN है या CO है, तो ये तीनों ही कैसे होते हैं, और दीज 3 आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। यहाँ पर अगर आपको लिगेंड का नेचर नहीं पता है कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है, तो आप आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कौन से हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, उसी के हिसाब से क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। अब देखिए, आपके पास D5 होते हैं। इमेजिन करिए यहाँ D5 बना है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बना नहीं रही हूँ। मैं सिंपल आपको स्प्लिटिंग करके बताऊंगी। तो जब लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड अप्रोच करेगा D ऑर्बिटल की तरफ, तो D ऑर्बिटल ब्रेक हो जाता है, आपको मालूम है कैसे ब्रेक हो जाता है। नीचे रहते हैं आपके पास T2G, जिनमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, दे आर T2G, और ऊपर आते हैं EG, जिसमें क्या होते हैं, 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, T2G एंड दिस वन इज EG। ध्यान रखें स्मॉल लेटर्स हैं, T भी स्मॉल है और E भी स्मॉल है। अब आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है D5, ठीक है, और लिगेंड है स्ट्रॉन्ग, यानी ये जो स्प्लिटिंग हुई है, ये जो डे लो है, ये बड़ा है, क्योंकि मैंने पहले ही समझा दिया था कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो क्या करता है, ये बड़ी स्प्लिटिंग कॉज करता है। बड़ी स्प्लिटिंग कॉज करता है, तो D5 के लिए बड़ी स्प्लिटिंग कॉज हुई है, यानी स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। ये भी हम पढ़ चुके हैं। हम D5 के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बचा है, आयरन में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में D में सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, ठीक है। तो हम D5 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, और हमें पता है स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से बड़ी है,
और मैंने आपको ये भी पढ़ा चुका है कि यहाँ पे हंस रूल जो है वो फॉलो नहीं हो पाएगा, ठीक, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी क्या है, छोटी है। तो अब आपको 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 5 भरने हैं, तो पहले 1 2 3 भर दिए। अब पेयरिंग एनर्जी क्या है, छोटी है, पेयरिंग एनर्जी छोटी है तो कम एनर्जी लगेगी, करवा देते हैं पेयरिंग। तो जो आपके 4th और 5th इलेक्ट्रॉन हैं वो ईजी में नहीं जाएंगे, वो यहीं के यहीं भर जाएंगे। तो जो चीज आपने टेबल में लिखी थी, टेबल में आपने ये डायग्राम नहीं बनाया था, डायरेक्टली लिखा था ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसको अप्लाई ऐसे करते हैं और बना के ऐसे दिखाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको ऐसे ड्रॉ करके बताओगे कि T2G में क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन्स भरे पहले सिंगली और फिर पेयरिंग करा दी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये गैप बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाने में ज्यादा एनर्जी लगेगी और पेयरिंग एनर्जी छोटी है तो क्या करेगा, वो यहीं पेयर कर लेगा। तो इस कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड था, FeCN6 3 माइनस, FeCN6 3 माइनस का कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं तो क्या होगा, T2G 5 एंड EG 0, ये ऐसे कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखिए, पहली स्टेप है कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए डायग्राम ड्रॉ करने के बाद, और सेकंड स्टेप है मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करिए। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, आई होप दैट इज क्लियर। फिर से रिपीट कर देते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है √n+2 और यहाँ n होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, सिर्फ एक बचा है, ठीक है, सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है। तो यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 1, सब्सटीट्यूट कर लें, 1 1+2 क्या मिल गया आपको, √1 into what, 1+2 is 3, so you have got the value √3। तो इस कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, √3 बोर मैग्नेटॉन। दिस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। नाउ हमें एक और चीज अगर कभी निकालने को बोली जाए कि निकालिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है कि मैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को शॉर्ट में CFSE लिख लेती हूँ। इट इज इक्वल टू प्लस का 0.6 del O इंटू A प्लस, कंफ्यूज हो तो एक ब्रैकेट लगा लें, प्लस B इंटू माइनस का 0.4 del O। इस फॉर्मूले में A क्या है, A है जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इन EG और B क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो प्रेजेंट है इन T2G। अब ये A और B और ये T2G, EG और ये प्लस 0.6 और माइनस 0.4 क्या है, तो मैं आपको रिकॉल कराती हूँ। मैंने ये डायग्राम आपको पढ़ाया था फर्स्ट वीडियो में और मैंने आपको बताया था कि जब ये स्प्लिटिंग दिखाई गई कि 5 ऑर्बिटल्स लिगेंड के अप्रोच पे ऐसे स्प्लिट हो जाते हैं T2G और EG में और इनकी एवरेज एनर्जी बढ़ जाती है। ये डायग्राम हमने डिटेल में पढ़ा था कि जब कोई लिगेंड नहीं है तो ऑर्बिटल्स डीजनरेट होते हैं, लिगेंड्स आएंगे तो इनकी एवरेज एनर्जी बढ़ के यहाँ आ जाएगी और जब लिगेंड्स इसकी तरफ बढ़ेंगे तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग हो जाएगी और ये टूट जाएंगे 2 पार्ट्स में, नीचे बन जाएंगे 3 T2G ऑर्बिटल्स और ऊपर चले जाएंगे 2 EG ऑर्बिटल्स। ये पढ़ा था हमने। फिर हमने इनका बेरी सेंटर निकाला था और हमने बताया था कि ये जो पार्ट है ये इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो 0.6 del O होगी और नीचे माइनस का 0.4 del O होगा। और फिर मैंने ये प्रूफ करके भी बताया था कि एवरेज एनर्जी सॉल्व करने पे 0 आएगी। तो आपको आई होप ये समझ आया है। तो इसीलिए 0.6 को माने 0.6 जो प्लस के साथ है उसको EG के साथ लिखा है क्योंकि ये EG की एनर्जी दिखाता है और जो माइनस का 0.4 है उसको हमने T2G के साथ लिखा है। मैं फिर से आपको ये फॉर्मूला दिखाती हूँ, देखिए अब शायद अच्छे से समझ आएगा कि 0.6 del O इंटू A लिखा है। A क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इन EG, तो 0.6 एनर्जी कहाँ की थी, ऊपर वाले पार्ट की, और ऊपर ऑर्बिटल्स कौन से थे, EG।
तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है। आपने जो भी करंट एग्जाम्पल सॉल्व किया उसके हिसाब से T2G में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे और EG में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। इस वैल्यू को यूज करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितनी आती है। अगर आपको फॉर्मूला समझ आया है तो आई होप आप ये बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लस का 0.6 है और इनटू ए यानी इलेक्ट्रॉन्स इन EG कुछ भी नहीं है, 0 है, रख देते हैं। प्लस बी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, तो बी की जगह हमें क्या लिखना चाहिए था, 5। इस बी की जगह हम लिख लेते हैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस के 0.4 से, 0.4 डे लो, तो ये तो पूरा 0 हो चुका है। 0 प्लस, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाइड करेंगे किसी भी नंबर को तो वो 0 हो जाता है, प्लस इसे मल्टीप्लाई करें 0.4 को 5 से तो आपके पास वैल्यू आती है माइनस का 2.0। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इस कंपाउंड के लिए या D5 कॉन्फ़िगरेशन के लिए -2.0 डेल O होती है। आई होप अब आपको कुछ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएं आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आपको सिर्फ A और B की वैल्यू सजानी है और उससे आप इसको इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। ये बहुत इजी है कैलकुलेट करना, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करें and you will be very easily able to calculate the crystal field splitting energy। एक बार और समझ लें, जो फॉर्मूला है उसमें सिर्फ वैल्यूज हमने क्या करी हैं, पुट करी हैं, और वैल्यूज पुट करने के बाद हम बहुत आसानी से जो है ये निकाल सकते हैं। हमारे पास सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास जो है यहाँ पर जो वैल्यू आपने पुट करना है T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो 5 इलेक्ट्रॉन्स थे T2G में, इसीलिए ये वैल्यू इतनी आई है। सो आई होप देयर आर नो डाउट्स। आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हमने निकाल ली। अब हम देखते हैं हमने क्या क्या समझा। हमने एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला कंपाउंड समझा, फिर हमने देखा कि इसमें से स्ट्रॉन्ग लिगेंड था तो स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा रही, तो स्प्लिटिंग बड़ी हुई, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नहीं जा पाए, नीचे ही फिल हो गए। और हमें ये समझ आया कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसीलिए हंट्स रूल जो है, हंट्स रूल नॉट फॉलोड, हंट्स रूल फॉलो नहीं हो पाया। हंट्स रूल फॉलो होता तो क्या होता, पहले 3 यहाँ भरते फिर 2 यहाँ भर के आते अपन, है ना। पर यहाँ तो हंट्स रूल फॉलो हुआ ही नहीं है, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी छोटी थी तो हमने पेयरिंग करा ली। फिर हमने निकाला मैग्नेटिक मोमेंट, n की वैल्यू 1 थी। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। सो ऐसे ही हम इसको करते जाएंगे और ये बहुत आसान है करना। अब आप देखिए, अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ था। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो दूसरा था, इसी पेयर का दूसरा क्वेश्चन, वो था FeH2O होल 4। लेट मी राइट, इट वाज FeH2O होल 4 एंड द चार्ज वाज 3+। इस कंपाउंड में ये सी का सेकेंड पार्टनर क्वेश्चन था, FeH2O होल 4 3+। इसमें जो लिगेंड है वो वीक लिगेंड है। मैंने आपको पहले की क्लासेस में लिगेंड की लिस्ट बताई थी कि वीक लिगेंड कौन से हैं, H2O, F और Cl। अपने सिलेबस में आपको 3 स्ट्रॉन्ग 3 वीक याद है, तो आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो इसी लिस्ट में से, वीक लिगेंड की लिस्ट में से आपको वीक लिगेंड दिया हुआ है। तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूं पहले ही कि d ऑर्बिटल जब वीक लिगेंड के इन्फ्लुएंस में स्प्लिट होते हैं तो वीक लिगेंड के इन्फ्लुएंस में स्प्लिटिंग जो है वो कम होती है। तो ये रहे T2G, और जो EG हैं वो कम गैप पे बनते हैं, ये है EG। और ये जो आपका गैप है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल O क्या है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, ये कम होती है, स्प्लिटिंग कम होती है, इसलिए गैप छोटा बना है, क्योंकि लिगेंड कैसा है, वीक लिगेंड है। तो अगर वीक लिगेंड देखें तो ये लाइन छोटी बनाए, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वीक लिगेंड छोटी स्प्लिटिंग करता है। वीक लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो पेयरिंग एनर्जी से छोटी होती है, जबकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है।
तो यहाँ पे ध्यान दें कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में पेयरिंग एनर्जी कम होती है, इसीलिए हम यहीं पेयरिंग करा देते हैं और ये गैप भी बड़ा बनाते हैं हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में, है ना। और वीक लिगेंड के केस में हम क्या करते हैं, क्योंकि स्प्लिटिंग छोटी कराता है इसलिए ये गैप कम बनाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वीक लिगेंड कॉजेज लेस स्प्लिटिंग, दैट इज वाई स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। और अब ध्यान दें कि अभी आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो फिर से यहाँ पे आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही आएगा और आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है D5+3 के लिए। तो फिर से आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आपके पास D5 कॉन्फ़िगरेशन है, तो यही 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ ड्रॉ होते हैं, बनाते हैं 1 2 3। अब यहाँ डिफरेंस आता है स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड के कॉम्प्लेक्स में। अगर लिगेंड आपका पास स्ट्रॉन्ग होता है तो क्या होता है, ये गैप बड़ा होता है तो पेयरिंग आप करा देते हो उधर ही, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी छोटी होती है। लेकिन यहाँ तो पेयरिंग एनर्जी बड़ी है, तो आप क्या करेंगे, ज्यादा एनर्जी काहे में लगेगी, पेयरिंग कराने में। तो पेयरिंग क्यों कराना, ये एनर्जी कम है, यहाँ भर देंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पेयरिंग नहीं कराएंगे, यही सबसे बड़ा अंतर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे हंस रूल फॉलो हुआ है। हंस रूल क्या कहता है, सब ऑर्बिटल्स को एक एक इलेक्ट्रॉन बांट दो, फिर बचता है तो पेयरिंग कराओ। अब अगर यहाँ पे 6 होता, D6 होता, तो हम पहले सबको सिंगल सिंगल भर दिया था, अब 6वां इलेक्ट्रॉन यहाँ भरते। पर यहाँ पे क्या हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए हमने सिंपल 5 इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसे सॉल्व किया है। मैं कंडीशन बता रही हूँ कि यहाँ पे अगर 6 होते तो आप पहले 3 यहाँ भरते, 2 यहाँ भरते, फिर 6th इलेक्ट्रॉन यहाँ भरते। ऐसे ही 7 होता तो पहले 3 यहाँ, 2 यहाँ, फिर 6th एंड 7th इलेक्ट्रॉन यहाँ आता। तो ये ऐसे चलता है। पहले वीक लिगेंड के केस में सारे ऑर्बिटल्स को एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल बांट दें और फिर बचते हैं तो पेयरिंग करें। अब यहाँ बचे नहीं है इसलिए पेयरिंग हम कर नहीं रहे, ठीक है। और कुछ बातों का ध्यान रखें, वीक लिगेंड है तो ये गैप छोटा बनाएं। याद रखें कि पेयरिंग एनर्जी जो है वो क्या हो गई है, इस केस में बड़ी है, इसलिए हम पेयरिंग नहीं करा रहे, ठीक। अब जो हमने पिछले एग्जाम्पल में सॉल्व किया था कि आप बताएं कि इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए n की वैल्यू चाहिए। तो पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में T2G में है 3 इलेक्ट्रॉन और EG में भी हैं 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों ही ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं। और आपने पीछे के एग्जाम्पल में देखा था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड था तो EG को बेचारे को कोई इलेक्ट्रॉन मिला ही नहीं था, सारे के सारे T2G में भर गए थे क्योंकि पेयरिंग हो गई थी। अब आपके पास n की वैल्यू है 5, देयर आर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे अकेले हैं। सो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है √n+2 और n की वैल्यू है यहाँ पे 5। सो व्हेन वी पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला एज 5 + 2, आंसर विल बी √35, जो अगर वैल्यू में निकालें तो विल बी समवेयर नियर अबाउट 5.9192 बोर मैग्नेट्रॉन। रूट में भी आप वैल्यू छोड़ सकते हैं। अब हम निकालेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। वी विल कैलकुलेट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दैट इज CFSE फॉर दिस मॉलिक्यूल। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था +0.6 × A प्लस B, यहाँ पे डेलो लिख लें क्योंकि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी के साथ है, B × -0.4 डेल O ब्रैकेट क्लोज्ड। अब मैंने आपको बताया था A क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG, और B क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G। तो पुट कर लेते हैं वैल्यूज। आपके पास है +0.6 × EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं, तो × 2 प्लस B है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G। T2G में क्लियरली 3 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 × -0.4 डेल O, यहाँ पे भी डेल O लिख लें। ये हो जाएगा 1.2 प्लस का प्लस, यहाँ पर 4 × 3 = 12, तो माइनस का 1.2 डेल O, और यहाँ पे है प्लस का 1.2 डेल O। तो जब आपके पास जो है क्या कंडीशन हो कि वैल्यूज सेम आ जाएं और अपोजिट चार्ज के साथ, तो वो कैंसिल हो जाएंगी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के केस में, जहां पे T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और EG में 2 हैं, आपको मिलेगी 0। सो आई होप ये फॉर्मूला क्लियर था। A क्या थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG, पुट किया 2 हैं,
बी क्या थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, वो 3 थे, पुट किया, सॉल्व किया एंड वी हैव गॉट द वैल्यू एज 0. सो दिस वाज सो सिंपल to calculate the magnetic moment and to calculate the crystal field splitting energy. Okay, तो यहाँ तो मैंने आपको ये समझाया कि अगर आपके पास strong ligand है तो ये एनर्जी ज्यादा बनाए, गैप ज्यादा बनाए, इलेक्ट्रॉन्स नीचे नीचे ही भर दें, क्योंकि ऐसा भी याद रख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो नीचे नीचे ही पेयरिंग करा देता है, ऐसा याद रख सकते हैं. फिर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हमने सीखा, फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकाली. देन वीक लिगेंड के केस में हमने ये याद रख सकते हैं कि लिगेंड वीक है तो ये गैप कम कराएगा क्योंकि वो स्प्लिटिंग छोटी करा पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स T2G EG को बढ़ जाएंगे, पहले हुन्स रूल फॉलो हो जाएगा. फिर मैग्नेटिक मोमेंट निकाला, फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट की. मगर सवाल कुछ और था. क्वेश्चन जो हमने लिखा था, जो मैंने डिक्टेट किया था जब वीडियो शुरू की, तो क्वेश्चन मैंने कहा था कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप बताएं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दोनों कंपाउंड्स में और नेचर. तो इसकी हमने अभी तक बात नहीं करी है, ऑल्दो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमने मीनवाइल डिस्कस कर लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालते समय. तो आई विल सम अप. पहला कंपाउंड था आपका Fe एंड देन it was CN6 3-, and the second compound which was accompanying it was FeH2O 3+. तो हमारे पास अब सवाल क्या है, जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो ये था कि इन दोनों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताइए. ठीक है, मैं एक एक करके सॉल्व कर देती हूँ. पहला कंपाउंड है FeCN6 3-. इसके लिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, आपने कॉन्फ़िगरेशन जो निकाला था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो आया था T2G5EG0. T2G5 में क्या कंडीशन थी, ध्यान दें, 1 2 3 पेयरिंग यहीं हो गई थी, 4 और 5, और EG में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, इसीलिए T2G5EG0 लिखा है. तो T2G5 में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था, तो इस कंपाउंड में N की वैल्यू है 1, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 1, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक. ठीक है, और इस कंपाउंड को देखें तो हमने क्या निकाला था कि FeH2O 4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ था T2G3EG2. और इसे अगर बनाएं तो पहले ही बना चुके हैं, मगर यहाँ शॉर्टकट में बता देती हूँ जिससे आप उसको विजुअलाइज कर पाए. ये हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे गैप ज्यादा बनाना था बट स्पेस नहीं, इसलिए मैंने नहीं बनाया. आप एज्यूम कर लें कि यहाँ पे लिगेंड स्ट्रांग है तो ये गैप ज्यादा ही है और ये छोटा सा है. तो ये सब अनपेयर्ड है. ठीक है, पांचों के पांचों अनपेयर्ड है. तो यहाँ पे N = होता है 5, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 5, और ये कंपाउंड भी पैरामैग्नेटिक होगा. लेकिन इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका पैरामैग्नेटिक नेचर इसके पैरामैग्नेटिक नेचर से ज्यादा स्ट्रांग होगा. अगर आपसे कोई कंपैरिजन पूछता है तो पैरामैग्नेटिक नेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के, जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसका मैग्नेटिक मोमेंट उतना ज्यादा आएगा और उसका पैरामैग्नेटिक नेचर भी उतना ज्यादा आएगा. तो ये तो हमने एक पेयर ऑफ कंपाउंड सॉल्व किया है. आई एम राइटिंग वन मोर पेयर ऑफ कंपाउंड. यू ट्राई टू सॉल्व इट and give me the answer in the comment box. And the pair of compound is COF. This is the ligand, F is the ligand here, and it is 3-, so it is COF6 3-. I'll rewrite it properly. COF6 3-. कोबाल्ट है यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड है फ्लोरिडो, और दूसरा कंपाउंड है CONH3 3+. इन कंपाउंड्स में भी आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालें और इनका नेचर निकालें एंड देन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपको आंसर क्या मिलता है. आई होप यू विल बी एबल टू डू ट्राई द सेम क्वेश्चन, सेम स्टेप्स जो हमने करी. हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकाली. Although crystal field splitting energy is out of scope of class 12th board exam, but still you should know क्योंकि competitive exams में पूछ सकते हैं. तो number of unpaired electrons, nature of compound और crystal field splitting energy तीनों ही निकालने की कोशिश करें and let me know the answers in the comment box.
I hope this all was clear. Thank you for watching. Have a great time.